हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ। और इसमें विशेष तौर पर जो पार्ट 3 है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ, यानी फाइनेंशियल और जो जुडिशियल पावर है भारत के राष्ट्रपति के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिसाइड की गई है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। वित्तीय शक्तियों की यदि हम लोग बात करें तो इसमें पहली है बजट और अनुदान संबंधी शक्ति। जो वार्षिक बजट है, आय व्यय का जो ब्यौरा है, तो वो संसद में रखवाने की, अगले वित्त वर्ष के लिए जो पैसा खर्च किया जाना है उसको पास करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो राष्ट्रपति की होती है। हालांकि ये जो कार्य है ये वित्त मंत्रालय की सहायता से इसको पूरा किया जाता है, सरकार की भूमिका इसमें रहती है, लेकिन संवैधानिक तौर पर ये जो कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो बजट वो संसद में रखवाता है। इसके अलावा जो अनुदान संबंधी जो शक्ति है, यानी विभिन्न तरीके के जो अनुदान है वो सरकार मंजूर करवाती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो सरकार है वो जो बजट में जो पैसा मंजूर करवाया था, तो उससे प्रशासनिक सारे दायित्व पूरे नहीं हो सकते हैं, तो पैसे उसकी पूर्ति के लिए अनुदान भी पास करवाए जाते हैं। तो कई तरीके के अनुदान है, तो उनसे संबंधित भी अग्रिम जो परमिशन है वो राष्ट्रपति की परमिशन से ही उनको जारी किया जाता है, उनको संसद में रखा जाता है और पास करवाया जाता है। तो बजट और अनुदान के संबंध में शक्ति है ये। इसके अलावा जो भी मनी बिल होते हैं, मनी बिल की जो पूर्व परमिशन है वो पूर्व जो अनुमति है वो राष्ट्रपति देता है, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं। अदरवाइज उनको बाय रूल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है वित्त आयोग की नियुक्ति। जो वित्त आयोग एक बनाया जाता है 5 साल के लिए, जो भारत की फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो सिस्टम है भारत का, वित्तीय जो व्यवस्था है उसमें सुधार के लिए, उसमें बदलावों के लिए अपने सुझाव देता है। इस वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, इसके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और बाकायदा जो भी विषय होते हैं उन विषयों को भी रिटर्न में जारी किया जाता है कि किन किन विषयों के ऊपर सिफारिश इस आयोग को करनी होती है। मेन जो वित्त आयोग का काम होता है वो राजस्व का बंटवारा करना होता है, यानी जो सरकार टैक्स लगाती है तो उससे सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता है, जो रेवेन्यू सरकार को मिलता है, तो उसमें कितना तो परसेंटेज, कितनी हिस्सेदारी तो केंद्र की रहने वाली है और कितना हिस्सा राज्यों को दिया जाना है, इससे संबंधित सिफारिशें वित्त आयोग के लिए होती हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति यदि चाहे तो वित्त आयोग को कोई और अन्य कोई वित्तीय कार्य करने के लिए भी विषय जो वो प्रोवाइड करवा सकता है जिसके ऊपर उसको सिफारिश करनी होगी। ओके। नेक्स्ट है आकस्मिक निधि पर नियंत्रण, यानी जो कॉन्टीजेंसी फंड होता है तो उसके ऊपर उसके जो पूरा कंट्रोल उसके ऊपर होता है। संवैधानिक रूप से आर्टिकल नंबर 267, अनुच्छेद जो 267 है, उसके तहत कॉन्टीजेंसी फंड को एस्टेब्लिश किया जाता है, और इस निधि पर जो नियंत्रण होता है वो राष्ट्रपति का ही होता है। कई बार क्या होता है, सरकार के पास पैसे की कमी हो जाती है, या फिर इंस्टेंट यदि कोई बड़ी कोई आपातकालीन कोई स्थिति यदि पैदा हो जाती है जिसमें पैसे की भी ज़रूरत रहती है और सरकार के पास मंजूर किया हुआ पैसा इतना नहीं हो, तो जो ये कॉन्टीजेंसी फंड है इसमें से सरकार को खर्च करने की परमिशन जो हो राष्ट्रपति दे सकता है। लेकिन बाद में सरकार को जितना पैसा इसमें से निकाला जाता है तो उसकी पूर्ति जो हो, जो भी कार्यकारी नियम होते हैं, प्रक्रिया होती है उसके द्वारा वो जो हो उसकी पूर्ति कर दी जाती है। तो ये वित्तीय शक्तियाँ हैं भारत के राष्ट्रपति की। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। जो लीगल पावर्स की यदि हम लोग बात करें तो लीगल पावर्स में एक तो आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग समाधान का अधिकार है, यानी जो अपराधी हैं भारत में तो उनके दंड को कम कर सकता है राष्ट्रपति, बिल्कुल भी माफ़ कर सकता है, उसको स्थगित कर सकता है। इसके रिगार्डिंग जो मृत्युदंड के रिगार्डिंग ही ऐसा किया जा सकता है। और इसमें कुछ एक कंडीशन है। नंबर 1 तो उन सभी मामलों में यह एप्लीकेबल होता है जहाँ पर मृत्युदंड दिया गया है। दूसरी कंडीशन ये है कि संघीय कानून जो है, केंद्रीय जो कानून है, उनके उल्लंघन के विषय में अगर किसी को पनिशमेंट दी गई है,
तो उसके रिगार्डिंग ही पावर प्रयोग होगी। और कोर्ट के द्वारा विधिवत तरीके से सजा दी गई है, उसके रिगार्डिंग ही पावर का प्रयोग होगा। कोर्ट मार्शल की अगर कोई स्थिति है, सैन्य अदालत के द्वारा यदि कोई किसी को दंड दिया गया है, तो उसको जो हो वो उसमें चेंज करने का राष्ट्रपति को कोई राइट नहीं है। तो इसमें जैसे कुछ एक अवस्थाएँ ये भी आती हैं माफ़ करने की जो टाइप्स है, तो उसमें जो सज़ा की प्रकृति है उसको भी चेंज किया जा सकता है। मान लो अगर किसी को मृत्युदंड मिला हुआ है पहले उसको डेथ कैपिटल है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज किया जा सकता है, आजीवन कारावास में उसको बदला जा सकता है। अगर किसी को आजीवन कारावास मिला हो तो उसको कारावास में उसको कठोर कारावास यदि मिला है तो उसको सिंपल कारावास में चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा जो सज़ा की अवधि है उसको घटाया जा सकता है, अगर किसी को 5 साल का मिला है तो उसको 3 साल का किया जा सकता है, बिल्कुल माफ़ किया जा सकता है या कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। उसके 5 जो हो वो टाइप्स का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट इसमें आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करना। वर्तमान में कोलेजियम सिस्टम है भारत में और उस कोलेजियम सिस्टम में राष्ट्रपति नियुक्ति करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की यदि नियुक्ति करनी है तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, तो वो सीनियर न्यायाधीशों की भी मदद लेता है, उनसे मिलके एक कोलेजियम बनता है और फिर वो जो है सिफारिश राष्ट्रपति को करी जाती है और राष्ट्रपति जो है नियुक्ति प्रदान करता है। हाई कोर्ट के जजों की यदि नियुक्ति करनी है तो उसमें हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका भी परामर्श लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी परामर्श लिया जाता है और जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो अकेला परामर्श नहीं देता है। तो इसके लिए जैसा मैंने बताया कोलेजियम की व्यवस्था होती है, तो उसकी सिफारिश जाती है और उसके बिहाफ पे फिर राष्ट्रपति जो है उनको अपॉइंट कर देता है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार। राष्ट्रपति क्योंकि राष्ट्रपति के लिए कहीं पर ये डिसाइड नहीं है कि उसको कानूनी विशेषज्ञ होना ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पर सामाजिक जो क्षेत्र है उससे जुड़े व्यक्ति भी राष्ट्रपति हो सकते हैं, राजनीति से जुड़े हो सकते हैं, इसके अलावा साइंटिस्ट भी रहे हैं, अब्दुल कलाम जी रहे। तो जो भी राष्ट्रपति होता है, अगर उसके टेन्योर में कोई इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है जिसमें उसको लीगली कोई डिसीज़न लेना है और वो कोई बड़ा डिसीज़न हो सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से इसके संबंध में परामर्श ले सकता है, उसको राइट है। लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट उसको परामर्श देने के लिए बाध्य है और अगर परामर्श दिया जाता है, लगभग दे दिया जाता है, तो ना ही जो राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट को के दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। ओके, नेक्स्ट है वित्तीय संकट में जजों सहित कर्मचारियों के वेतन में कटौती करना। यानी अगर क्योंकि जो इमरजेंसी पावर्स की को जारी किया जाता है राष्ट्रपति की तरफ से, तो उसमें अगर इस तरह की कोई स्थिति आती है कि 360 लगेगी, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस की यदि कोई स्थिति आती है, वित्तीय आपातकाल की कोई स्थिति यदि आती है, तो उसमें जो कर्मचारी होते हैं राज्य के या संघ के, केंद्र के, तो उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। और जो जुडिशियल जो भी जो जस्टिस हैं, जो भी जैसे न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सैलरी और अलाउंसेज में कटौती केवल इसी टाइम पे की जा सकती है। इसके अलावा जो हो वो नहीं की जा सकती। ओके। नेक्स्ट है चुनाव या सदन की अयोग्यता संबंधी अधिकार, यानी जो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने कोई करप्शन के रिगार्डिंग किसी के ऊपर चार्जेस हैं और उसके ऊपर जो है वो चुनाव लड़ने के लिए बाध्य है, उसको किया जाना है या नहीं किया जाना है, इसके विषय में राष्ट्रपति को अंतिम पावर है। यदि कोई सदन का कोई सदस्य है और इस तरह की भ्रष्टाचारी जो साधन है उसका प्रयोग वो करता है, तो उसके लिए उसकी अयोग्यता के लिए भी प्रावधान के बारे में असली जो डिसीजन है, अंतिम तौर पर जो फैसला है, वो राष्ट्रपति ले सकता है। और इस तरह का जो भी फैसला है वो हालाँकि उसमें जो इलेक्शन कमीशन है उसकी भी राय कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट मानी जाती है प्रैक्टिकली, तो उसके बिहाफ़ पे ही राष्ट्रपति जो है वो डिसीजन लेता है। तो ये कुछ एक लीगल पावर भी राष्ट्रपति को भारत में दी गई है। तो हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रपति की वित्तीय और न्यायिक शक्तियों के बारे में। ओके, थैंक यू।